हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? और सब नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले ही सर, नवंबर का महीना चल रहा है और ये चल क्या रहा है, खत्म होने वाला है। तो हम लोग कुछ विशेष चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार नज़र डालते हैं कि आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा है IAS के एग्ज़ाम की। चर्चा है इस बात की कि IAS की तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। चर्चा इस बात की है कि जब हम IAS की तैयारी के लिए अगर हम किसी संस्थान की तरफ अग्रसर होते हैं तो उस संस्थान का चयन कैसे करें। तो ये 2-3 व्यूज़ हैं, 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, ख़ासकर तब जब आप जो हैं अभी स्कूल से निकल करके आए हैं, कॉलेज जाना शुरू किए हैं और आपके सपने हैं कि आप आगे चल करके IAS की प्रिपरेशन करें। तो आज मैं और मनीष सर आप सब लोगों के ये जो डिलेमेटिक स्टेज आती है कि हम इनमें में से किन का चयन करें, उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सर, जैसा हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग तैयारी करने चलते हैं, कोई एक दो संस्थान तो इस समय है नहीं। जी। अगर हम देखें तो सोशली अगर देखा जाए, सोशल मीडिया है तो उस पर बहुत सारे सजेशंस आते हैं स्टूडेंट्स के पास। तो मतलब किस तरीके से चयन की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं, उसको हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं पहले कि IAS अगर हम बनना चाह रहे हैं जी तो खुद में कॉन्फिडेंस, खुद कैसे हम चेक करें कि क्या हमारे लिए IAS सूटेबल रहेगा कि नहीं सूटेबल रहेगा, खासकर वो लोग जो अभी स्कूल से निकले हैं और कॉलेज में जा रहे हैं। जी सर। सर, जैसा आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आज से अगर हम 20 साल पहले, 15 साल पहले की बात करें तो उस समय स्टूडेंट्स के पास सोर्सेस ही नहीं हुआ करते थे। तो जब सोर्स नहीं होते थे तो कंफ्यूजन भी कम होता था, क्योंकि उनके पास कोई तरीका ही नहीं था। किसी एक ने अगर तैयारी करी है, उसने उस चीज़ों को बताया है कि भाई आप यहाँ जाकर इन चीज़ों के बारे में पता करो, तो बहुत ही सीमित स्रोत थे, सीमित ही जगह थी जहाँ से जानकारियाँ मिल सकती थी। समय के साथ ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे आपने भी बताया कि बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, यूट्यूब्स पर भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रोजाना स्टूडेंट्स को मिलती है। और जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो कई इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक भी होती है और कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिनका तैयारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए स्टूडेंट के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी तैयारी के कुछ बेसिक पैरामीटर्स, यानी जैसे मील के पत्थर होते हैं सर, कि किसी सड़क से आप जा रहे हो तो उसको फॉलो करना जरूरी है, वैसे ही तैयारी के समय भी कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। उस चीज़ के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो तैयारी है कि आप जब किसी संस्थान को चुनते हैं, क्योंकि आपको तैयारी के लिए, जैसे सर एक बहुत ही एक सामान्य सी आज की डेट में स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी का मीनिंग थोड़ा सा आज की डेट में गलत जा रहा है। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स को कि उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी एक बहुत अच्छा सोर्स है तैयारी करने का। नो डाउट सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन सेल्फ स्टडी का भी एक तरीका होता है। भाई सेल्फ स्टडी का मतलब यह है कि आपने किसी विषय को पढ़ा है और आपको किसी ने उसके ऊपर गाइडेंस दिया हुआ है। यानी आप जैसे कोई पुस्तक ही पढ़ रहे हैं तो वो पुस्तक भी किसी ना किसी का रिसर्च है। जी हाँ। अगर आप कोई यूट्यूब पर किसी का लेक्चर ही देख रहे हैं, आप उस चीज को अगर सेल्फ स्टडी बोलेंगे तो वो सेल्फ स्टडी नहीं है। आपने पहले किसी से पढ़ा, उस पढ़ने के बाद आपने उस चीज को और सुदृढ़ किया और ज्यादा मजबूत किया, वो सेल्फ स्टडी होती है। जी हाँ। तो अगर सेल्फ स्टडी की बात करें कि आप आज एकदम शुरुआती दौर से तैयारी करना शुरू करते हैं, तो इसमें हो सकता है कि आपको दशक भी लग जाए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। बिल्कुल। चाहे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, तो ये और छोर नहीं है सर यहाँ पे। तो और छोर की जगह फिर आपको गाइडेंस की जरूरत होती है। उस गाइडेंस के बाद आप सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज, जब आप संस्थान चुनते हैं तो संस्थान चुनने में सबसे पहली चीज है कि आपको पढ़ना है, वहां पे जाकर सीखना है, और रोजाना ही सीखना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट की तो बात नहीं है सर। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जब आप उस चरण में आते हैं कि आपको सीखना है, तो सीखने के लिए बात आ जाती है सिखाने पे। जी हाँ जी। किससे सीखना है। अब आप मान लिया जाए कि सर आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मेरी भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैं जिस भाषा में आपको उत्तर दे रहा हूं या आपको मेरी शैली ही नहीं समझ में आ रही है, तो हमारे बीच में वार्तालाप नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। तो संवाद वहां खत्म हो जाएगा। तो संवाद के लिए सबसे पहली आवश्यकता है, कहीं पर भी आप कोई भी चीज चुन रहे हैं तो संस्थान चुनने में आप जिससे पढ़ रहे हैं आपको वो चीजें समझ में आ रही हैं, आप उनके साथ सहज हैं, आपका संवाद मतलब इंटरेक्शन भी हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण
कारक यहाँ पर हो जाता है। जी, मैं इस कारक को बहुत इम्पोर्टेंटली यहाँ लिख देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को कि आप जो जो शिक्षण शैली है, जो टीचिंग जो स्टाइल है, इसको आप बोल सकते हैं जो शिक्षण शैली है, अगर शिक्षण शैली आपको समझ में आ रही है तो ये एक पॉइंट हो सकता है जिसको लेकर के हम एक संस्थान का चयन कर सकते हैं, जिस पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा सर, ये शैली की बात हो गई है जी शैली का चयन करते समय भी जैसे कई बार हम ये लोग YouTube पढ़ाते हैं ना, जी जी तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, सर ये आप इंग्लिश में समझा दीजिए, सर ये हिंदी में समझा दीजिए, जबकि आपको मालूम है कि ये स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल है, इसमें हम हिंदी की प्रायोरिटी रखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं इंग्लिश और हिंदी का मतलब संयोजन जरूरी होता है। जी कई बार स्टूडेंट जो हैं ये कहते हैं कि सर इसमें ऐसे लिख करके पढ़ाइए या ऐसे लिख करके ना पढ़ाइए। जी 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 तो ये जो विभिन्न मांगे हैं स्टूडेंट्स की, जी उसमें चयन संस्थान के पक्ष से स्टूडेंट को करना चाहिए या स्टूडेंट को संस्थान पे भरोसा रखते हुए अपने जो स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए? आपका इस पे क्या विचार है? सर, इसके लिए मेरे को एक कहानी याद आती है। एक मैंने कहानी सुनी थी कि कोई एक संगीत मतलब संगीत का कोई संस्थान था या संगीत विद्यालय थे, वहां पे कुछ बच्चे जो हैं संगीत सीखने के लिए गए। ठीक है। तो जो संगीत सिखाते थे उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या फीस लेते हैं, क्योंकि आप संगीत सिखाएंगे, हमें बाजा बजाना सिखाएंगे, हारमोनियम सिखाएंगे, तो इस हारमोनियम की फीस क्या है? तो उन्होंने जो सिखाते थे उन्होंने उसी स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपने कभी सीखा है? तो पहले बच्चे ने बोला, 3 बच्चे थे वहां पे, पहले बच्चे ने कहा कि हमने बिल्कुल नहीं सीखा है। अच्छा। तो उसको एक प्राइस बताया उन्होंने कि इतना मैं दाम लूंगा। ठीक है। दूसरे बच्चे ने बताया, बोला थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो उसके लिए एक अलग शुल्क बताया गया। और तीसरा स्टूडेंट था, उसने भी बोला मैंने आधा तो सीखा हुआ है, आधा मुझे बस सीखना बाकी है। जी जी। तो उन्होंने जो पहला बच्चा था उसको बताया कि भाई आपकी फीस जो होगी 100 रुपए होगी। हाँ, लगभग मान लेते हैं 100 रुपए एक सामान्य दाम से हम बात कर रहे हैं। तो पहले बच्चे ने, जिसको बिल्कुल नहीं आता था, उसके लिए उन्होंने बताया कि हम 100 रुपए लेंगे। ठीक है। जो दूसरा बच्चा था जिसने कहा कि हम थोड़ा बहुत आता है, तो उससे बोला गया कि आपसे 150 रुपए लेंगे। ठीक है। और जो तीसरा बच्चा था जिसने कहा कि हमको आधा आता है, उससे उन्होंने कहा कि हम 500 रुपए लेंगे। 500 रुपए लेंगे। तो मतलब आता है तो और ज्यादा पैसा ले रहे हैं। क्योंकि तो पूछा गया, वो तीनों बच्चों को डाउट हुआ कि भाई ये क्या है, हम तीनों तो सीखने आए हैं और ये हमारे साथ क्यों इतना भेदभाव किया जा रहा है? तो उन्होंने कहा कि जो सीखे हुए होते हैं उनको सिखाने में बड़ा समय लगता है, जो कोरे हैं वो तो सीख जाएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है वो बहुत ज्यादा फिर परेशान होते रहते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, सामने भी परेशान करते हैं। तो जो सर आपने पूछा कि कई बार इस तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो आप सबसे पहले, आपको अगर विश्वास नहीं होगा जो आपको पढ़ा रहा है तो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे। हालांकि कहानी सुना के आपने उत्तर तो दे ही दिया है, अब उसका एक्सप्लेनेशन केवल शेष रह गया, जरूरत भी नहीं है उसके एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ बस यही है कि हाँ, जब आपका ग्लास आधा भरा हुआ है तो निस्संदेह पहले उस ग्लास को खाली करा जाएगा जी, फिर उस ग्लास में भरा जाएगा, तो कार्य तो एक्स्ट्रा किया जा रहा है जी, है ना। इसलिए ये कहानी का सारांश यही है। बहुत अच्छी बात है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ये मैंने सर इसलिए कोट किया जी कि कई सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं कि जब हम शिक्षण शैली को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि जैसा जो टीचर है वो जैसा मैं चाहता हूं अगर वैसा पढ़ा रहे होंगे जी सर, तो हम समझेंगे कि वो शिक्षण संस्थान अच्छा है जी जी जी। क्योंकि कई बार इस पैरामीटर पे अगर आप लेके चलते हैं और समझते हैं कि शिक्षण शैली ठीक है, तो ये कई बार आगे चल करके घातक हो सकती है जी जी जी। क्योंकि डॉक्टर अगर आपको वही दवा बताए जो आपको पसंद है जी, तो फिर इलाज लंबा खिंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इलाज जो है वो डॉक्टर के हिसाब से ही करना पड़ेगा जी जी जी, उसको मालूम है कि कैसे किया जाए। चलिए सर, इस पे एक तो आपने ये एक चीज बताई कि हमें शिक्षण संस्थान का चयन करते समय जी 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 उसकी जो शैली है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी बात है, क्योंकि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं जी, तो और क्या बिंदु हो सकते हैं, जैसे कि अगर इस पे चर्चा की जाए? जैसे सर आपने थोड़ा सा पॉइंट उठाया ही, कई बार स्टूडेंट्स के मन में एक अवधारणा होती है कि तैयारी इस तरीके से होती है और इस तरीके की चीजें होंगी। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं इसका एक छोटा सा और एक उदाहरण दूं, तो जैसे आप कोई देखी हुई मूवी को देखेंगे तो आपको कभी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, जब आप उसको पहली बार देख रहे होते हैं तो आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि आगे क्या हो रहा है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसा चाहते हैं कि उन्होंने अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या कुछ थोड़ी बहुत चीजें पड़ी हुई हैं कि इस क्रम में वो चीजें चलेंगी, तो वो कई बार आपकी तैयारी को हैम्पर कर रहा होता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अपेक्षाएं ऐसी रख रहे होते हैं कि इसी तरीके से चीजें चलेंगी। अब यहाँ पर जो शैली की बात हुई कि भाई हर शिक्षक की एक शैली होगी,
हर एग्जाम की एक मांग होगी। अगर यूपीएससी का आप पेपर दे रहे हैं तो उसकी भी मांग होगी, तो उस मांग के अनुरूप आपकी तैयारी पूरी होनी जरूरी है। आप वो देखें कि जो आपके सिलेबस में है, प्रीवियस ईयर पेपर में है, वो चीजें वहां पर कवर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्योंकि उसके बिना आपका काम नहीं होगा। आपके अनुरूप हो सकता है कि आपने कोई विषय पढ़ा था, आपको लगता है बस यहीं तक है, तो आप उससे अगर सेटिस्फाई हो गए तो एग्जाम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि भाई जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार जो तैयारी हो वो बेहतर तैयारी होगी, आपके अनुरूप नहीं होगी। दूसरा चीज इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी शिक्षण संस्थान को चयनित कर रहे हो यूपीएससी की तैयारी के लिए, आईएएस की तैयारी के लिए, तो आपको शैली तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि हम जो जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, क्या उसमें वो सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, क्या वो उसी ट्रैक को फॉलो करेगा जिस ट्रैक की उम्मीद आईएएस को है। पता चला, अब जैसे इतिहास जैसे विषय की बात करें सर, अलग अलग विषयों में इतिहास की उपयोगिता अलग अलग प्रकार की है। बिल्कुल। आईएएस में बिल्कुल अलग प्रकार की है, और आईएएस में भी स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में अलग तरह की है और मुख्य परीक्षा में अलग तरह की उसकी डिमांड है। सर इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा जी जी। कि जैसे आपने इतिहास पढ़ाते भी हैं, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो इतिहास को सिर्फ कहानी तक सीमित समझते हैं, कि उनको कहानी समझने आ गई या सुनने ली, बिल्कुल। जो कि रोचक एक तरीका होता है हाँ, इतिहास को पढ़ने का, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहानियों की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई कहानी सुनानी है। बिल्कुल, कहानियां जरूरी होती हैं, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेकिन दिक्कत ये है कि कहानियां भी तो किसी फैक्ट पे बनी है जी, किसी चीज का एनालिसिस करने के बाद बनी है। बिल्कुल। मतलब हिस्ट्री में एक साधारण सी पैरामीटर है कि जो बीत गया है वो सब इतिहास है जी। लेकिन क्या आप जो बीत गया सब पढ़ते हैं? कल की डेट बीत गई, कल का क्या इतिहास है, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस है कल के इतिहास की? तो इतिहास में वही चीजें याद होती हैं, वही चीजें याद रखी जाती हैं जिनके ऐसे फैक्ट्स जिनका जीवन में प्रभाव हो, जिनका परीक्षा में उपयोग हो, जिनका समाज में उपयोग हो, वर्तमान पीढ़ी में उपयोग हो, तो उस सब चीजों का हमको एंगल देखना होता है। इसके लिए हमेशा कहीं कहानी मिले ये जरूरी नहीं है। तो ये सब चीजें आपको ढूंढनी है, देखनी है। ऐसा ना हो पता लगा कोई फैकल्टी, अगर आपने सपोज दैट पढ़ा, आपको लगता है कि फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर वो कहानी सुनाए जा रहे हैं, तो अंत में आप देखेंगे कि जब आपसे प्रीलिम्स में कुछ फैक्ट बेस्ड चीज पूछ ली गई या फिर आपसे मेंस में कोई तथ्यात्मक बात ऐसी पूछ ली गई है जिसकी समीक्षा करनी है, तो समीक्षा कहां से लाएंगे? कहानी समीक्षा नहीं करती है। बिल्कुल। तो ये सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये चयन करते समय इस तरीके की चीजों को भी ध्यान रखना है। सर इसके अलावा 2-3 विषयों पे हमने चर्चा कर ही ली कि क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा सर हम क्या ये देख सकते हैं कि किसी जो, जैसे हम अपनी संस्थान की बात कर लेते हैं या फिर किसी भी जो, क्योंकि व्यक्ति के सामने तो हमारे अलावा बहुत सारे संस्थान होंगे जी, क्योंकि एक लंबी तैयारी है, लंबी प्रक्रिया है जी। स्वाभाविक सी बात है कि एक बहुत लंबा समय हमें देना पड़ता है टीचर को स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट को टीचर के साथ में। तो ऐसे में स्टूडेंट्स परचेज करते समय जब चलेगा, परचेज करेगा, उसे दिखा कि शैली अच्छी है, डेप्थ में भी पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, जहां जरूरत है वहां फैक्ट्स भी दे रही है संस्थान हमें, अब वो उसे परचेज करना चाहता है, लेकिन उसके पास में दिक्कत आ जाती है आर्थिक जी। तो ये सब चीज कोई संस्थान बहुत अच्छा करती है, लेकिन उतना आर्थिक रूप से व्यक्ति सशक्त नहीं है, तब वो कैसे संस्थान का चयन करे? तब थोड़ा ये ऐसा देख सकता है कि चलो यार थोड़ा खराब ही पढ़ाते हैं सही, लेकिन हम चयन कर लेते हैं इसी का, क्योंकि कम दाम में है तो हम खरीद लें। सर ये ऐसा हो सकता है। ये फैक्टर जो है, क्योंकि सबसे पहली चीज गुणवत्ता ही है, गुणवत्ता। क्योंकि अगर आप यहाँ पर, मैं जैसे कई स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आपने अगर 4 रातें भी पढ़ा है और 4 रात पढ़ने के बाद भी अगर आप लगातार 24 घंटे भी बैठ रहे हैं, अपना पूरा दम लगाकर भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और एग्जाम में बैठने के बाद उससे प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो 24 घंटे आपके पानी है। जी हाँ, जी। आपकी मेहनत तब रंग लाएगी जब आपने जो पढ़ा है उससे आपको एग्जाम में चीजें बने। अगर वो आपको सही अनुरूप, तो इसमें अगर आप दाम के अनुसार चलेंगे कि भाई प्राइस अगर कम है तो इसको चूज कर लेना चाहिए, या प्राइस ज्यादा है तभी अच्छा होगा, तो ये दोनों ही के बीच से काम नहीं होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो देखते हैं, मतलब इनको लगता है कि यार इसका प्राइस कम है तो इसका चयन कर लें, उसका प्राइस ज्यादा है तो कैसे कर पाएंगे, ये भी एक फैक्टर लेके चलते ही हैं। जी 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 जी, वो गुणवत्ता को थोड़ा किनारे कर देते हैं फिर वो। बिल्कुल। तो ये चीज है आज की डेट में सर, ऑनलाइन ऑप्शंस ने बहुत सारी राह जो है आसान कर दी है। जो ऑफलाइन में जो महंगे कोर्स हुआ करते थे उसकी जगह अगर हम आज ऑनलाइन की बात करें तो इसने बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स को भी उस रेस में खड़ा कर दिया है जो पहले सोच ही नहीं पाते थे उस आर्थिक पक्ष के कारण। तो इसी में सर बीच में आपको टोक करके एक चीज मैं और पूछ लेना चाहता हूँ और स्टूडेंट्स को भी मैं क्लियर करवा देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जहां गुणवत्ता है
वहाँ शुल्क अधिक होगा, और जहाँ गुणवत्ता नहीं है वहाँ शुल्क कम होगा। सर यानी मैंने अभी शुल्क का कम ज्यादा होना गुणवत्ता को कम ज्यादा करता है सर मैंने अभी हमेशा। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बोला कि संतुलन बनाने की जरूरत है, कि अगर आप ऐसी अवधारणा लेकर चलेंगे कि महंगा है तो ही अच्छा है, सस्ता है तो बहुत बेकार है, तो उससे काम नहीं होगा। आपको एक संतुलन लेकर ही चलना है, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, उसमें गुणवत्ता भी हो। अब आपके बजट के अनुसार जो चीजें आपके पैमाने पर बैठ रही हैं उनसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, तो इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत जरूरी चीज है। हमेशा जरूरी नहीं है कि जो चमकने वाली वस्तु हो सोना ही हो। बिल्कुल, कितने सारे जुमले आज हम लोग बोल रहे जी हैं। जी जी जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कहावतें हैं, या फिर प्रोत्साहन देने वाले जो कहानियां हैं या लोकोक्तियां हैं, ये ऐसे ही नहीं बनी है। जरूर सही बात है, ये हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसलिए आपको गुणवत्ता के साथ अपना जो जेब का भार है उसका संतुलन बनाना होगा, और फिर साथ ही साथ आपको वो गुणवत्ता कैसे देखनी है वो सर ने बताई आपको। वो सब देखने के बाद ही आप स्टेप लें आगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। तो सर एक स्टेप मैं और भी स्टूडेंट्स को आज की डेट में बोलूंगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारा जोश बहुत तेजी से बढ़ रहा है स्टूडेंट्स में। जिस तरीके से आज की डेट में यूपीएससी के बारे में घर घर तक चीजें पहुंच गई हैं, पहले तो नॉलेज ही नहीं था बहुत सारे। कई लोगों को बहुत लगभग वो ग्रेजुएशन कर लेते थे, कहीं नौकरियां भी कर लेते थे, उसके बाद पता चलती थी कि यूपीएससी भी एक नौकरी देता है, जो देश भर में इतनी प्रतिष्ठित नौकरी है। आज की डेट में वो ऐसा नहीं है। आज स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के पास वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, कई जगहों पे आर्टिकल्स हैं, यूट्यूब है, बहुत सारी जगह पे उनको आए दिन ये चीजें सुनाई देती है। तो अब उसके प्रति उनकी आकर्षण जो है वो बढ़ता भी है, और वो आकर्षण जो है केवल कई बार आकर्षण तक सीमित रह जाता है। तो आप अगर किसी संस्थान को चुन रहे हैं तो एक सबसे पहली चीज है कि वहां पे आपको जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो आपको पढ़ाने के लिए हैं, वो खुद नहीं पढ़ेंगे, वो आप वहां चले जाएंगे और वो पढ़ लेंगे, उससे आपका पेपर निकलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज आपको अपना माइंडसेट बनाना होगा। अगर यहाँ आप 3 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो आपको घर पे भी पढ़ना होगा, आप केवल ज्वाइन करने से काम नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज संस्था को चुनने से पहले उसकी समय सीमा के अनुसार आपको भी अपने अंदर एक तरीके का दृढ़ संकल्प लेना होगा कि भाई हम इसके साथ में तैयारी करेंगे, हम बैठेंगे तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप ज्वाइन तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर लीजिए, आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आप कहीं पर घुड़सवारी सीखने चले जाइए, लेकिन जब आप सीखने की चाह से जाएंगे तभी होगा। तो इसके लिए समय जो बहुत महत्वपूर्ण जो कारक है वो उसको ध्यान रखिए कि आपकी अगर क्षमता है कि अगर आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप 6 घंटे मत पढ़िए, आप 3 घंटे ही पढ़िए, लेकिन वो 3 घंटे ईमानदारी से पढ़िए। क्योंकि कई बार सर 17-18 घंटे का मैंने सुना हुआ है कि भाई बच्चों के पहले ही दिन दिमाग में होता है कि इतने घंटे पढ़ना है। हाँ, आईएएस की बड़ी तैयारी कर रहे हैं, बड़ा समय लगेगा और ऐसा नहीं, तो इतना वर्कलोड नहीं लेना है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है इतना ज्यादा। बिल्कुल, और आपकी इतनी क्षमता है। देखिए आप लोग अगर इसके बारे में सोच भी पा रहे हैं तो आप में क्षमता जरूर होगी, लेकिन उस क्षमता को सही दिशा मिलना जरूरी है। तो जितनी आपकी क्षमता है, जैसे आप 4 घंटे बैठ सकते हैं तो आप 3.5 घंटे बैठिए, तब जाकर काम होगा। आप 4.5 बैठेंगे नहीं पढ़ पाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन आपका मन नहीं लगेगा। चलिए अब शॉर्ट में सर एक इस चीज पे बात कर लेते हैं कि हम अपने जो हमारी जो स्टडी आईक्यू है, आईएएस हिंदी जो टीम है, वो किस प्रकार की गुणवत्ता प्रदान करती है। पेड बैचेस जो हैं उसके पास में, उनमें उनको क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं डेट लिख देता हूँ, 14 दिसंबर से आपका एक बैच शुरू होने वाला है। जी सर, 14 दिसंबर से एक बैच आपका शुरू होने वाला है, 14 दिसंबर से, और ये शाम 6 बजे शुरू होगा, शाम 6 बजे। तो सर ये जो शाम 6 बजे बैच शुरू हो रहा है, इसमें कुछ गुणवत्ता हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लें। सबसे पहले तो ऑनलाइन क्लासेस हमको मिलेंगी। जी। इस पर्टिकुलर बैच में आपको सारी क्लासेस लाइव मिलेंगी। सबसे मेन चीज है, ऑनलाइन तो है लेकिन ऑनलाइन में भी एक रिकॉर्डिंग फॉर्मेट होता है, एक लाइव फॉर्मेट होता है। लाइव फॉर्मेट का मतलब है कि आपकी क्लास चल रही होंगी, आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप डाउट्स जो रियल टाइम में जो क्लास चल रही है वहीं पे, जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं वैसे ही आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी हैंड रेस का एक ऑप्शन होता है, उसके बाद आप जो है अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। दूसरा, जिस दिन आपकी जो क्लास हुई है उसी दिन की सेम डे आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलता है जिसमें आप आंसर लिखकर भेजते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक डेडिकेटेड टीम है जो उन आंसर्स को चेक करती है, इवैल्यूएट करती है, आपको क्या उसमें सुधार करना है उसकी भी जानकारी आपको देती है। इसके अलावा आपको वीकली टेस्ट भी इसमें देखने मिलता है। एक मेंटोर भी इस बैच के साथ आपको मिल जाता है, यानी आपने जैसे ही जिस दिन बैच ज्वाइन किया उसके बाद आपको आगामी दिनों में एक मेंटोर अलॉट होगा। वो मेंटोर आपके साथ पूरी तैयारी के
कार्यकाल के दौरान आपके साथ बना रहेगा। आप उससे कोई भी तरह की दिक्कत आती है क्लास से, उससे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर सर ने भी सारी चीजों को बताया है कि ऑनलाइन क्लास होगी, उत्तर लेखन प्रतिदिन होता है, साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट है, आपको मंथली टेस्ट है, मेंटोरशिप है, मंथन सेशन भी इसमें आपको देखने मिलता है, जिसमें एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है हमारे, वो आपको पूरी तरह से एक ग्रुप मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आप उनसे भी रूबरू हो सकते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी जो कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने समस्याएं देखी या उनकी तैयारी के दौरान क्या क्या चीजें रही, एक बहुत ही अच्छा आपको वहां पर डिस्कशंस भी देखने मिलते हैं। आपकी अंतर्गत सुधार के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो इंटरव्यू में भी आपको मदद करेगा। जी हाँ, ये तो चीजें हैं ही हैं। उसके अलावा जब हम देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रारंभिक जो परीक्षा है जी, उसके लिए विशेष तैयारी की प्रक्रिया है। SIP प्रोग्राम सर कहलाता है ये। के लिए विशेष प्रक्रिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं SIP। जी, SIP क्या है सर? सक्सेस एक इन बार आप प्रीलिम्स बता दें। प्रोग्राम। इस सक्सेस इन प्रीलिम्स, देखिए जब आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं, जैसे 14 दिसंबर का बैच आपने ज्वाइन किया, तो 14 दिसंबर के बैचेस को आप 4 चरणों में देखेंगे। पहला चरण है कि जैसे ही फर्स्ट फेज शुरू होगा, आपको फाउंडेशन की तैयारी कराई जाएगी। फाउंडेशन का बैच जहां कंप्लीट होगा, फिर आपको प्रीलिम्स का एग्जाम देना होगा। तो प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से डेडिकेटली एक क्लासेस मिलेंगी जिनका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये आपके फाउंडेशन के बाद जो आपके प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस के, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, इतिहास की बात करें, आजादी के आंदोलनों की बात करें, चाहे भारत के भूगोल की बात करें, विश्व के भूगोल की बात करें, आपको राज्य व्यवस्था की बात करें, इसी में आपको प्रशासन वाला जो भाग है वो, इसके अलावा सतत विकास, अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, बजट, इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, जलवायु परिवर्तन और सामान्य विज्ञान जो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है, ये सारी चीजों का एक स्पेशल रिवीजन क्लासेस होती हैं विद MCQ, जिसको सक्सेस इन प्रीलिम्स कहा जाता है। जैसे ही आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स के बाद आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्लियर होती है, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी पूरी करवाई जाएगी। वो आवासीय सुविधा वो आवासीय कार्यक्रम है, और इस आवासीय कार्यक्रम में, इस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। आपने बैच ज्वाइन किया है, बस आपको प्रीलिम्स का पेपर निकालना है, और वो उसके लिए 2 चरण आपको मिलेंगे। तीसरा चरण, दिल्ली में आकर रहना, आपकी फूडिंग, लॉजिंग, ये सारी फैसिलिटी स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एक प्रोग्राम है जिसमें साक्षात्कार, जिसको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम कहा जाता है, AGP प्रोग्राम है, उसमें आप एनरोल हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू के मॉक जो इंटरव्यूज हैं वो कराए जाएंगे। आपको क्या सुधार करना है, क्या पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना है, क्या ग्रुप डिस्कशंस में कैसे डिस्कशन किया जाता है, तो ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ ट्रेन किया जाएगा। तो ये 4 चरणों में आपको ये बैच मिलेगा। इसी बैच को हम फाउंडेशन P2I कहते हैं, यानी आपका फाउंडेशन से न्यू से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक, P2I का यानी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक आपकी पूरी जर्नी को स्टडी IQ यहां पर कवर करता है। तो सर ने बता भी दिया, इसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है, और फाउंडेशन प्रोग्राम है। ये सारी चीजें आपको इस कार्यक्रम के तहत देखने मिलेंगी, और इसके लिए फिर आपको 1 टाइम ही जो कॉस्ट है वही देना होगा, उसके बाद कोई कॉस्ट नहीं है। बस आपको एग्जाम के लिए अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपना जो है पूरा सर्वस्व न्यौछावर करना होगा, तो जाकर काम होगा। सर ये तो हमने पढ़ाने के लिए कर दिया कि हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये इवेल्युएट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, उसकी भी सुविधा अपने पास में है, जिसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जी सर, मॉक टेस्ट हमारे पास में, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे इसी बैच में। जब आप बैच परचेज करोगे तो इसमें अलग से आपको कुछ लेना पड़ेगा नहीं। मॉक टेस्ट कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज कह सकते हैं आप, जी सी, टेस्ट सीरीज कह सकते हैं। तो जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपकी प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगी, और ये मतलब इवेल्युएटेड रहेंगी। इनके आंसर्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। इन सब के अलावा सर ये एक और भी चीज़ है जो हमको यहाँ पर ध्यान से बतानी होगी, और वो ये है कि ये तो हमने GS के लिए कर दिया सर, GS फाउंडेशन बैच है ये जी, ये GS फाउंडेशन बैच की बात हो रही थी। GS फाउंडेशन बैच है जी, लेकिन GS फाउंडेशन बैच में क्या CSET अवेलेबल है? तो सर 2 चीजें ये स्टूडेंट्स को मैं फिर बता देता हूँ। जिस दिन से आप क्लास ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको CSET की क्लासेस और करंट अफेयर्स प्रोग्राम यानी कैप प्रोग्राम, ये आपको अनवरत तौर पे मिलता रहेगा, जिससे आपको जो भी करंट में अपडेट्स आती हैं, CSET में जितने भी टॉपिक्स हैं, उनको आपको डेली बेसिस पे कवर कराया जाएगा। तो करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेंगे, इसके लिए भी कोई अलग से शुल्क आपको नहीं पे करना है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। और बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं, लगातार आपको मेंटरशिप सर ने बताया, ग्रुप डिस्कशंस होते रहते हैं वो बताया,
मतलब आप जब इंटरव्यू की तरफ जाएंगे तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, जो सारी 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 चीजें DAF आपको- सर, बिल्कुल हाँ, DAF जो है वो कैसे फिल करना है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म की जो होता है, इसको भी सिखाया जाएगा आपको। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट इज कि आप पहले समझें कि क्या ये स्टडी IQ IAS हिंदी संस्थान आपके योग्य है। जब समझें तो आप पाएंगे कि इसका शुल्क जो है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो जी। अंततः मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी और पूरा स्टडी IQ प्लेटफॉर्म, मैं तो कहूंगा स्टडी IQ का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, जिसमें अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी की हम बात करते हैं जी, ये एक ऐसा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, भरोसा आपको खुद भी करना होगा, जी। परंतु हम अपनी तरफ से तो भरोसा दिला ही रहे हैं। हम सब फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब तब में पढ़े हुए हैं। आप उनकी गहराई को देख करके समझ सकते हैं कि यूट्यूब में अगर ये डेप्थ है तो फिर आप समझ सकते हैं कि पेड बैचेस में स्वाभाविक सी बात है, जिस चीज का हमने शुल्क लिया है उसमें तो हम और ही अच्छा आपके साथ व्यवहार करते हैं। तो गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है, गुणवत्ता 100% है यहाँ पर। और गुणवत्ता के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जहां ज्यादा गुणवत्ता वहां शुल्क अधिक, जी, उसको भी हमने मैनेज किया है, हाईली अफोर्डेबल रखा है। तो हाईली अफोर्डेबल रखा है तो शुल्क जो है न्यूनतम है। शुल्क क्या है? शुल्क न्यूनतम। अब शुल्क को लेकर के हम एक लास्ट चर्चा कर लेते हैं, जी और वो सर। ये है, यहां पर देख सकते हैं आप, ये एक बैनर लगा हुआ है मंथ एंड सेल, मंथ एंड सेल। तो सर इस मंथ एंड सेल के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से इस चीज को और सुन लीजिए। गुणवत्ता के बारे में आपको पता चल चुका है, न्यूनतम शुल्क के बारे में और जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको डेट दिख रही होगी हिंदी माध्यम के लिए। जी। देखिए आप लोग जिस चैनल पे ये वीडियो अभी देख रहे हैं ये हिंदी माध्यम के लिए डेडिकेटली है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इंग्लिश माध्यम के का है, जिसको सिर्फ इंग्लिश में ही सुनना पसंद आता है, इंग्लिश में ही देखना पसंद आता है, तो वो इंग्लिश वाले बैच में जा सकता है। इंग्लिश में ये है कि आपको स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी, बोलने की भाषा हिंदी होगी। लेकिन लिखी हुई भाषा भी हिंदी हो, बोलने की भाषा भी हिंदी हो, तो वो हिंदी है, जिसमें मुझे लगता है कि 99% बच्चे जो अभी हमने देख रहे हैं वो हिंदी के लिए, इसलिए हम यहाँ पर हिंदी पर फोकस कर रहे हैं। ये बैच 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस 14 दिसंबर के बैच के लिए अभी आपको यहाँ दिख रहा है मंथ एंड सेल। अब ये मंथ तो कल खत्म हो जाएगा। अब जब ये मंथ खत्म हो जाएगा तो क्या आपको इसी सेम प्राइस पर यहाँ पर ये 22,999 देखने मिल रहा है। तो ये अक्सर बैच 22,999 का नहीं होता है, ये बैच होता है 24,999 का। तो अभी कुछ समय के लिए, यानी आज और कल, आज 29 तारीख और कल 30 तारीख को ये बैच अभी आपको 22,999 में, जो अभी सर ने इतने सारे फीचर्स बताए, चाहे वो फाउंडेशन हो, SIP प्रोग्राम हो, SIPM प्रोग्राम हो यानी सक्सेस इन मेंस हो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हो, साथ साथ मेंटोरशिप की जो फैसिलिटी है, DF वगैरह की जो तैयारी है, और आपको इतने कम प्राइस में ये सारी चीजें, दिल्ली आकर रहना है आपको। अब दिल्ली आने में ही आप सोचिए 1 मंथ का ही खर्चा हो जाता है सर दिल्ली में, इतना जो है, तो ये ज्यादा ही बैठेगा, इससे ज्यादा प्राइस से। जी। और ये सेम प्राइस में आपको पूरी इंटरव्यू तक की तैयारी स्टडी IQ की तरफ से हो रही है। और जैसा सर ने बोला कि आपके पास ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपका क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इवन यूट्यूब पर भी जो सेशंस हैं आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। सर आप अभी लगातार बिपिन चंद्रा कवर कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। मैप पर हिस्ट्री सर पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें पर्सनैलिटीज के बारे में भी सर वीकली चीजें कवर करते हैं। आपको ये प्रोग्राम मिलेंगे, सर ने स्पेक्ट्रम पढ़ाई हुई है, बिपिन चंद्रा पढ़ाई हुई है हिस्ट्री की। आप उन लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, किस डेप्थ में पढ़ाया हुआ है। उसके लिए आपको सेशन देखना होगा। मेरे बोलने से आप शायद लगे आपको कि सर कुछ अतिशयोक्ति कर रहे हैं। सभी टीचर्स के सारे सेशंस जी पढ़े हुए हैं, कुछ जी। के कंप्लीट हो गए हैं, कुछ के कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबकी डेप्थ आप देख सकते हो, कैसा पढ़ाते हैं, शैली क्या है, बातचीत कैसे करते हैं, आपको कितना समझा पाते हैं, वो जी। कितनी उनकी कही गई बात आपको समझ में आती है, वगैरह वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देन आप इसकी तरफ मूव करिए। मैं यही चाहूंगा कि आज है 28 तारीख, 29 तारीख है आज, है ना, 29 तारीख हो गई है और कल है 30 तारीख। तो इन्हीं 2 दिन में आप एडमिशन ले लें। अदरवाइज एडमिशन तो आप 14-15 को भी ले सकते हैं, बिल्कुल, 12-13 को भी ले सकते हैं। तो लेकिन 13-14 तभी तक प्राइस भी आप एडमिशन, मतलब आपको लगे कि हम 7 तारीख को ले लेंगे, हम 2 तारीख को ले लेंगे, आप ले लेंगे, लेकिन फीस आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर जो स्टूडेंट्स ऐसा मन बना चुके हैं कि भाई हमें एडमिशन लेना है और आपकी सारे क्राइटेरिया मानदंडों पर ये खरा उतर रहा है, तो फिर उसमें देरी मत करिए। ये 2 दिन आप अगर चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियली थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। ये कोड, ये जो 22,999 मिलेगा, ये सिर्फ कोड लगाने से ही मिलेगा। हाँ, आप फैकल्टी किसी कोड, भी फैकल्टी का कोड, किसी भी जैसे फैकल्टी, यहाँ पर 2 फैकल्टी के यहाँ पे कोड आपको एक कोड देखने मिल रहा होगा, विरद लाइव
इसको अगर आप यूज करेंगे तो 22,999 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक और कोड है मनीष लाइव, इसमें से कोई भी कोड आप यूज कर लें या कोई आपकी जो फैकल्टी कोड है वो भी यूज कर सकते हैं। किसी भी फैकल्टी कोड पे ही आपको मैक्सिमम मिलेगा और मैक्सिमम जो है वो 22,000 है, इससे ज्यादा किसी भी कोड पे है ही नहीं। तो आप जरूर फैकल्टी कोड अप्लाई करें। एक चीज जाते जाते मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पे जैसे अब हम लोग 2 लोग मौजूद हैं तो हम अपने टेलीग्राम जरूर लिख देते हैं। जैसे मेरा टेलीग्राम है विरद.दुबे, इस नाम से आप सर्च करिएगा, आप इस नाम से हमें सर्च करिएगा, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, दोनों पे हम इसी नाम से आपको मिल जाएंगे। मनीष सर आप भी अपना यहाँ पर टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम लिख दीजिए जिससे आपको बच्चे खोज सकें। आप अपने फैकल्टी को जरूर जो है संपर्क में रखें जब आप एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारे असिस्टेंस फैकल्टी से मिलते रहते हैं। तो आप फैकल्टी से असिस्टेंस पाने के लिए, साथ ही साथ आपने सही कोड लगाया है कि नहीं लगाया है, ये जानकारी रखने के लिए और बहुत सारी सुविधाओं के लिए इस तरीके के कोड से आप जरूर जुड़ें। जैसे मनीष सर का है M27 श्रीवास्तव, ये टेलीग्राम है। मनीष श्रीवास्तव GS ये आपका इंस्टाग्राम है। आप इनमें में से कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हम लोगों से और अपनी सही राह जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बता दी होंगी, बहुत सारी चीजें समझा दी होंगी और आपको समझ में आई भी होंगी। विचार करिएगा इस पर, जुड़ने से पहले एक बार जरूर विचार करिएगा। और मैं और मनीष सर दोनों लोग आप सभी लोगों को सेशन में बने रहने के लिए, साथ ही साथ आपकी IAS की जर्नी के लिए, आपकी जर्नी सक्सेसफुल हो इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।